हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी नेट्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। आज के क्लास में हम बीपीएससी से रिलेटेड जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनको कवर करेंगे, होलिस्टिकली कवर करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक कैवेट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स कहीं और से किया हुआ है सो प्लीज डोंट वॉच इट, क्योंकि मोस्टली सिमिलर न्यूज होती है, सिमिलर कंटेंट होते हैं, जस्ट प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन और फिर द वे ऑफ कन्वेइंग द कंटेंट डिफरेंट हो जाता है, अदरवाइज कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है। सो अगर आपने कहीं और से किया हुआ है एंड यू आर कॉन्फिडेंट, इंटायरली स्किप कर जाइए। आप में से कोई है जिनको करंट अफेयर्स अभी तक नहीं हुआ है और डर लगता है, यू कैन वॉच दिस। आई कैन अश्योर यू कि आप उस फुटिंग पे तो होंगे कि जहाँ पे जो सारे बाकी आपके फेलो कैंडिडेट्स, जो बाकी कैंडिडेट्स आपके कमरे में बैठ के जो करंट अफेयर्स के सवाल कर रहे होंगे इंटरनेशनल इवेंट से, आपका नहीं छूटेगा। आप बाकी कैंडिडेट्स के बराबर फुटिंग पे होंगे। आई कैन अश्योर यू। बीपीएससी क्या पूछेगी उसको चैलेंज नहीं करना है। अपने को अपनी तैयारी जो है इतनी रखनी है कि बाकी कैंडिडेट्स जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल हमारा छूटे नहीं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो गलत ना हो, क्योंकि कट ऑफ जो है विथ निगेटिव मार्किंग, कट ऑफ आपकी वहीं पे बनती है जहां पे मैक्सिमम कैंडिडेट्स लाई करते हैं। मतलब कट ऑफ कोई आपका कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन डिटरमाइन नहीं करता है, कोई मार्क्स से आया हुआ क्वेश्चन डिटरमाइन नहीं करेगा। कट ऑफ आपका वो क्वेश्चन डिटरमाइन करेगा जो बाकी जो एवरेज सवाल है, मॉडरेट सवाल है, कैंडिडेट्स जो सही कर रहे हैं। तो विद दिस क्लास आई कैन अश्योर यू कि एक्सेप्शनल सवाल्स भी नहीं छूटेंगे, बट स्टिल मैं इसको ज्यादा मॉडरेट रखना चाहूंगी कि जनरली आप वो सारे सवाल कर पाएंगे जो आपके फेलो एस्पिरेंट्स, फेलो कैंडिडेट्स, फेलो फ्रेंड्स कर रहे हैं। सो विद दिस टोन चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज जो है कि एक न्यूज है कि फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव मलेरिया वैक्सीन। पहली कंट्री है कौन सी, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव किया है। सो आंसर है घाना। घाना आपका पहला कंट्री है जिसने मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव किया है, और वैक्सीन का नाम जो है R21 है। याद रखेंगे आप, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि R21 इज रिसेंटली सीन इन न्यूज में रहा है, किस लिए रहा है, ये क्या है। तो ये एक मलेरिया वैक्सीन है जो कि घाना ने अप्रूव किया है। घाना वर्ल्ड का ऐसा पहला कंट्री है जो कि अप्रूव किया है इस वैक्सीन को। इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है घाना की घाना में एक जगह है आकरा, वहां पे ये फैक्ट्री बिल्ड कर रहा है, वहां पे प्रोडक्शन का काम देखेगा। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली R21 क्या है, डेवलप किसके द्वारा किया गया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, एंड इसको अप्रूव करने वाला कौन सा कंट्री है, घाना। इस स्लाइड से इतना टेक अवे लेकर अब जाएंगे। यस, आगे बढ़ने से पहले देखिए कंटेंट जो आपको दिख रहा है ये ठीक है, ये इंग्लिश में है, बट इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि इसको आप पढ़ नहीं सकते और बाकी कीवर्ड्स छोड़ दें तो रेस्ट ऑफ द डिस्कशन जो आपका होता है वो हिंदी में ही होता है। मैं ट्राई करती हूँ कि हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। जहाँ तक कंटेंट को हिंदी में लाने की बात है तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा इंटेंशन शुरू से था कि इस बार कंटेंट को हिंदी में भी लाया जाए। कुछ वीडियोस को हमने हिंदी और इंग्लिश में रखा, लेकिन उस कंटेंट को बनाने में इतना टाइम जाता है। तो अभी जब एग्जाम इतना क्लोज है, इम्पोर्टेंट है कि कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो इन क्लासेस का वेट करते हैं, उन तक टाइम बाउंड मैनर में कंटेंट पहुंचाया जाए। मीडियम हम अगली बार से बिल्कुल, आपको ये जो दिख रहा है ना, ये हिंदी में भी दिखा हुआ रहेगा, और इंग्लिश हिंदी में तो हमारा डिस्कशन होता ही है। सो अगर आप इसको इन एनी केस यू कैन बेनिफिट, आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, इन डिस्कशन से यू कैन गेट बेनिफिट। चलिए आगे नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है अनाक कराकाटाऊ के बारे में है। पूछा जा सकता है कि अनाक कराकाटाऊ रिसेंटली सीन इन न्यूज क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अनाक कराकाटाऊ एक वोल्कानो है जो कि इरप्ट हुआ है इंडोनेशिया के
इंडोनेशियन के आइलैंड्स हैं, वहां पे एक वोल्कानो है और न्यूज में इसलिए कि 1 घंटे में ये 2 बार इरप्ट हुआ और इससे इसकी इंटेंसिटी और डिवास्टेटिंग पावर बढ़ गई। सो आप याद रखेंगे अनाक कराकाटाओ क्या है, एक वोल्कानो है, इंडोनेशिया में लोकेटेड है और प्रिसाइजली बताया जाए तो ये कहाँ लोकेटेड है, सुंडा स्ट्रेट है, जावा और सुमात्रा आइलैंड्स के बीच में सुंडा स्ट्रेट है, वहां उसी सुंडा स्ट्रेट में ये इरप्ट हुआ है। तो आपका काम ये तो आप जान गए कि ये अनाक कराकाटाओ क्या है। आप इस वीडियो के बाद एटलस उठाएंगे और साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी आइलैंड हैं उसको एक बार रिवाइज कर जाएंगे और साथ ही साथ जो डिफरेंट स्ट्रेट्स है जैसे सुंडा स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट ऑफ सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, मलक्का स्ट्रेट, यस मलक्का स्ट्रेट हो गए, सारे स्ट्रेट्स किन 2 आइलैंड्स को कनेक्ट करते हैं और किन 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं और 2 आइलैंड्स को सेपरेट करते हैं। आपको ये ब्रीफली एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज है जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट और ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपको पता होगा कि इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है वर्ल्ड का। आपसे ये पूछा जाएगा कि किस तारीख को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया इंडिया को एज अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री। सो यू शुड रिमेम्बर अप्रैल 19 को यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इंडिया चाइना को पीछे छोड़ चुका है जनसंख्या के नजर से देखे तो। एंड इंडिया का जो पॉपुलेशन है इस यूएन के डेटा के अकॉर्डिंग ऑन अप्रैल 19, आप ये नंबर याद रखेंगे, इंडिया का पॉपुलेशन इस डेट को 142.86 करोड़ था और चाइना का पॉपुलेशन अप्रैल 19 को 142.57 करोड़ था और ऑफिशियली ऑन अप्रैल 19 इंडिया सरपास्ड चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और भारत जो है विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। नंबर याद रखेंगे 142.86 करोड़ और 142.57 करोड़ और अप्रैल 19 याद रखेंगे। 3 ही फिगर्स आपको यहां से याद रखने हैं। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज जो है आपको पता होना चाहिए एक प्रोजेक्ट के बारे में, बताऊंगी क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो युगांडा के विजिट पे गए थे। युगांडा की कैपिटल है कंपाला, वहां पे विजिट पे गए थे और वहां पे उन्होंने मतलब युगांडा की धरती पर उन्होंने ये तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कहाँ के लिए? वाराणसी के लिए। क्लियर है ये? एस जयशंकर ने तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया? युगांडा की कैपिटल कंपाला में। कहाँ के लिए? वाराणसी के लिए। ठीक है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपसे ये पूछा जा सकता है कि याद रखिएगा कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नैम का युगांडा को चेयरमैन बनाया गया है, सिलेक्ट किया गया 2022 से 2025 तक का टर्म है। अफ्रीका के बिहाफ पे युगांडा को नैम का चेयरमैन बनाया गया है। टाइम पीरियड जो है 2022 से 2025 तक का है, आप ये याद रखेंगे। सो 2 चीजें हैं, तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट एस जयशंकर इन युगांडा फॉर वाराणसी एंड सेकेंडली युगांडा को नैम का चेयरमैन सिलेक्ट किया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 years 2022 to 2025 एंड किसके बिहाफ पे? अफ्रीकन कंटिनेंट के बिहाफ पे। ठीक है, इस स्लाइड से टेक अवे हमारा इतना ही है। एक छोटी सी फैक्ट है, फैक्चुअल खबर है, याद रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। नाटो में एक नया मेंबर एक्सेप्ट किया गया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड फिनलैंड को ऑफिशियली 31st मेंबर डिक्लेयर किया गया है नाटो के द्वारा ऑन 4 अप्रैल। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि 31st मेंबर कौन बना है नाटो का? तो फिनलैंड बना है। फिनलैंड कौन सा मेंबर बना है? 31st बना है। और नाटो का फुल फॉर्म पूछ सकती है बीपीएससी की, नाटो स्टैंड्स फॉर सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ये? ओके।
अगली अगली जो न्यूज है वो ये है, नेक्स्ट न्यूज है कि फर्स्ट अमेरिकन स्टेट टू पास रिजोल्यूशन कंडेमनिंग हिंदूफोबिया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा अमेरिकन स्टेट है जिसने रिसेंटली, और या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार, या फिर ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली रिजोल्यूशन पास किया है हिंदूफोबिया को कंडेम करते हुए। तो यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेट है जॉर्जिया, वहां की असेंबली ने ये रिजोल्यूशन पास किया है, और इस तरह से इट इज अ फर्स्ट अमेरिकन स्टेट टू टेक सच अ लेजिस्लेटिव मेजर टू पास अ रिजोल्यूशन अगेंस्ट हिंदूफोबिया। तो जॉर्जिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स का एक मेंबर है जो कि उसने पास किया है रिजोल्यूशन, आप याद रखेंगे, फर्स्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट न्यूज है एलडीसी 5 कॉन्फ्रेंस हुआ था और उन्होंने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है, उससे रिलेटेड है। एलडीसी 5 कॉन्फ्रेंस, एलडीसी 5 मतलब क्या, सबसे पहले आप जानिए। एलडीसी 5 स्टैंड्स फॉर फिफ्थ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए यूनाइटेड नेशंस का 5वां कॉन्फ्रेंस हुआ, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया एलडीसी 5, और ये कहाँ हुआ था, कतर, दोहा कतर में हुआ था, और वहां पे ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया, दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। आपसे पूछा जा सकता है ये किससे रिलेटेड है, तो ये लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड है। कहां पे अडॉप्ट किया गया, दोहा कतर में। किसने अडॉप्ट किया, एलडीसी 5 ने। एलडीसी 5 स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन के एजीज में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, ठीक है। दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, आप थीम याद रखेंगे। ये जो एलडीसी 5 कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसकी थीम क्या थी, थीम थी फ्रॉम पोटेंशियल टू प्रोस्पेरिटी। क्या थी थीम, फ्रॉम पोटेंशियल टू प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। थोड़ा सा दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन के बारे में जान ले, आप इस स्लाइड को स्किप भी कर सकते हैं वैसे तो। दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन जो है ये बात करता है कि जो दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन है इसको इम्प्लीमेंट करने की बात करता है। दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन किसके लिए है, ये 10 साल का प्रोग्राम है जहां पर जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है उनके डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। सो दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन किससे रिलेटेड है, लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो कुछ क्राइटेरियाज है, उनके अकॉर्डिंग अभी करेंटली 46 लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है। आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लिस्ट डेवलपिंग कंट्री कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है, 33 लिस्ट डेवलपिंग कंट्री है। इसके अलावा 9 एशिया में है, 3 पैसिफिक में है और 1 कैरिबियन आइलैंड में है। नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं, यू शुड नो कि जो मेजोरिटी ऑफ 46 लिस्ट डेवलपिंग कंट्री है वो कहाँ पे लोकेटेड है, अफ्रीका में लोकेटेड है, ठीक है। दिस इज इट फॉर दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। आप याद रखें किससे रिलेटेड है, लिस्ट डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगली एक वन लाइनर खबर है, फर्स्ट यूएस सिटी टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। पूछा जा सकता है कि पहली यूएस की कौन सी ऐसी सिटी है जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया है, तो सिएटल है। सिएटल यूएस की एक सिटी है जहां पे एक रिजोल्यूशन पास किया गया है दैट दे विल बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट के, जातिवाद के आधार पे, बेसिस पे जो भी भेदभाव होता है, तो ये यूएस की सिटी ने रिजोल्यूशन पास किया है कि दे विल बैन इट। याद रखेंगे, सिएटल ऐसी पहली सिटी है यूएस की जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया है। इंपॉर्टेंट न्यूज है अगली कि इंडिया को इलेक्ट किया गया है यूएन स्टैटिस्टिकल बॉडी में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपसे पूछा जा सकता है कि यूएन स्टैटिस्टिकल बॉडी में इंडिया को इलेक्ट किया गया, बड़ी बात है। टर्म देखा जाए इंडिया का कब से कब तक होगा, 4 ईयर का टर्म होगा, और ये जो टर्म है ये कब से बिगिन होगा, 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 से लेकर के 4 साल तक भारत का टर्म रहेगा किसमें, यूएन के स्टैटिस्टिकल बॉडी में। वोटिंग हुई थी, आपको ये पता होना चाहिए, पूछ सकती है बीपीएससी। 53 वोट्स टोटल पोल किए गए थे, उसमें इंडिया को 46 वोट्स मिले, ठीक है। 53 वोट्स टोटल हुए थे, उसमें इंडिया को कितना मिला, 46 वोट मिला। किन किन कंट्रीज ने इंडिया के अगेंस्ट कंटेस्ट किया था, साउथ कोरिया, चाइना एंड यूएई। इनको कितने वोट्स मिले ये आपको पता नहीं होना चाहिए, जस्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि साउथ कोरिया, चाइना और यूएई को इंडिया ने हरा करके 46 वोट से
भारत को मिले थे और यूएन स्टैटिस्टिकल बॉडी में इंडिया का इलेक्शन हुआ है। टर्म कितना होगा? 4 साल का होगा। कब से ये टर्म स्टार्ट होगा? 1 जनवरी 2024 से लेकर 4 साल तक भारत इसका मेंबर रहेगा। अगर हम यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन की बात करें, 1947 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 24 मेंबर कंट्रीज हैं और जैसे हमने पिछले स्लाइड पे देखा कि इलेक्शन के बेसिस पे मेंबर्स को इलेक्ट किए जाते हैं, तो इलेक्शन जो किस पे बेसिस है? इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ये इसका इलेक्शन होता है। क्लियर है ये? आप इस स्लाइड को स्किप भी कर सकते हैं, पिछला स्लाइड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज, ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क किससे रिलेटेड है? ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। यूएनएसकैप एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कम्युनिटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसने एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था, किस पे? एक्सेलरेटिंग रेल डिजाइन ट्रांसफॉर्मेशन इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। भारत की जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसके साथ कोलैबोरेशन करके यूएनएसकैप ने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पे किया गया था? न्यू दिल्ली में किया गया था। कॉन्फ्रेंस का क्या नाम है? कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेलरेटिंग रेल डिजाइन ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ पे? इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। ठीक है, यहां से एक आउटकम आया कि ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क पे एग्रीमेंट बनी है। इस रेलवे नेटवर्क की जो टोटल लेंथ होगी वो 1,28,000 किलोमीटर होगी और ये जो रेलवे नेटवर्क है ये 28 कंट्रीज के थ्रू पास करेगा। ये इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट्स हैं। 1,28,000 किलोमीटर की लेंथ और कितने कंट्रीज से पास करेगा? 28 कंट्रीज से पास करेगा। ये कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा हुई थी? यूएनएसकैप ने इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ पार्टिसिपेट करके इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पे किया था? न्यू दिल्ली में किया था। याद रखेंगे आप। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आप जानते हैं इसकी हर साल मीटिंग होती रहती है। इस साल भी जो 2023 की एनुअल मीटिंग है ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुई थी? डावोस, स्विट्जरलैंड में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली थीम क्या है? थीम आपसे पूछा जा सकता है। थीम बहुत ही कैची है, कोऑपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। क्या है WF का थीम? बताएंगे आप। कोऑपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। याद रखेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, सो यहां से ये थीम याद रखेंगे आप। और सेकेंड चीज याद रखेंगे कि WF ने हैदराबाद को चूज किया है। WF एक सेंटर लेके आ रहा है, सेंटर फॉर 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, C4IR। C4IR स्टैंड फॉर सेंटर फॉर 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। WF का एक सेंटर और कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा? इंडिया के हैदराबाद में। याद रखेंगे थीम क्या है? कोऑपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। बस यहां से इस स्लाइड से हमारा टेक अवे इतना ही है। कुछ और खबरों को देखें तो अब्दुल रहमान मक्की को डेजिग्नेट कर दिया गया है ग्लोबल टेररिस्ट के द्वारा। देखते हैं कौन सी यूनाइटेड नेशन कौन डेजिग्नेट करता है? तो भाई यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, वही डेजिग्नेट करती है इसको। ये अब्दुल रहमान मक्की पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन की कमिटी नंबर क्या है जो इस तरह की चीजों को, मतलब किसी को टेररिस्ट घोषित करना, इंडिविजुअल को या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना, उनको बैन करना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कमिटी है जो करती है? तो यूनाइटेड नेशंस की कमिटी नंबर 1267 है। 1267 कमेटी, 1267 कमेटी है जो इन चीजों को डील करती है और उसी कमेटी ने अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। मक्की के बारे में कुछ और बात करें तो 2000 में जो रेड फोर्ट अटैक हुआ था और साथ में 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था, वहां से इसके लिंक मिलते हैं। सो यू शुड नो कि यूनाइटेड नेशंस की कौन सी कमेटी है? 1267, 1267 कमेटी है। ठीक है, इस स्लाइड से इतना ही टेक अवे। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। बड़ी न्यूज है, यू शुड नो कि इंडिया ने डिप्लॉय किया है ऑल वुमेन प्लेटून ऑफ इन पीस कीपिंग मिशन। यूनाइटेड नेशन इंडिया जो है बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करता है यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस में। और यूनाइटेड नेशन की एक पीस कीपिंग मिशन सूडान में जा रही थी, वहां पे इंडिया ने ऑल वुमेन प्लेटून भेजा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सबसे अब तक का लार्जेस्ट सिंगल कंटिजेंट ऑफ है वुमेन का। याद रखेंगे आप,
लार्जेस्ट, अब सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ वुमेन कंटिजेंट है वो सब इसी में भेजी गई हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभी रीजन हमेशा न्यूज में रहता है, अभी रीजन हमेशा न्यूज में रहता है इनस्टेबिलिटी को लेकर। ये कहाँ पे लोकेटेड है? सूडान में लोकेटेड है, और यहीं पे ये इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल कंटिजेंट ऑफ वुमेन पीस कीपर्स गया हुआ है सूडान के अभी रीजन में। अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा कंटिजेंट है, बट ये पहला कंटिजेंट नहीं है ऑल वुमेन का। 2007 में ही भारत ने पहली बार, और पहली कंट्री थी 2007 में, इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिप्लॉय इंटायरली वुमेन कंटिजेंट टू लाइबेरिया। पहली बार इंडिया ने 2007 में वुमेन कंटिजेंट को डिप्लॉय किया था। कहाँ पे? लाइबेरिया में। और इस तरह से भारत विश्व का पहला देश बना जहां पे वुमेन को यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में भेजा गया। भारत ने पहली बार कहाँ भेजा? लाइबेरिया में 2007 में। अभी क्या न्यूज है कि अभी अब तक का लार्जेस्ट कंटिजेंट भेजा गया कहाँ पे? सूडान के अभी रीजन में। ठीक है, तो अभी रीजन को भी याद रखेंगे और इस खबर को याद रखेंगे। दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज है यूरोजोन, यूरो करेंसी से रिलेटेड है। एक नई कंट्री आई है जिसने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया है, आपसे पूछा जा सकता है। सो क्रोएशिया है। रिसेंटली क्रोएशिया जो है ये इसने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया है। और कब अडॉप्ट किया इसने? 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया। एंड एट द सेम टाइम इसने यूरोजोन, यूरोप का जो फ्री पासपोर्ट क्लब है उसको भी ज्वाइन किया। इससे पहले इसकी अपनी करेंसी का क्या नाम था? कूना करेंसी। याद रखेंगे आप, क्रोआतिया ने कूना करेंसी को छोड़ करके यूरो करेंसी को अपनाया है। और इस तरह से ये 20वां मेंबर बना है यूरोजोनो का। आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस कंट्री ने यूरो करेंसी को अपनाया? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 20th मेंबर ऑफ यूरोजोन कौन है? तो क्रोआटिया है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 27th कंट्री इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पासपोर्ट फ्री शेंजेन जोन। आपको ये पूछा जा सकता है कि शेंजेन जोन फ्रीक्वेंटली सीन इन द न्यूज क्या है? तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पासपोर्ट फ्री जोन है। क्रोआटिया 27th कंट्री है जो इसका मेंबर बना। यूरो जोन की बात करें तो 20th मेंबर है, 20th पोजीशन पे है। कूना करेंसी क्या है? क्रोआटिया की पहले की करेंसी है, और अभी उसने कौन सी करेंसी अडॉप्ट की है? यूरो करेंसी। शेंजेन जोन के बारे में जानेंगे। 20वें नंबर पे है यूरो जोन में क्रोआटिया, और 27वें नंबर पे है वर्ल्ड के लार्जेस्ट पासपोर्ट फ्री जोन में। एक आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इंडिया ने एक किस कंट्री के साथ वर्किंग ग्रुप ऑन रिजिलियंट ट्रेड का फॉर्मेशन किया है? तो इंडिया और यूएस ने मिलकर एक वर्किंग ग्रुप बनाया है किस पे? ऑन रिजिलियंट ट्रेड, सो दैट वो अपने बायलैटरल डायलॉग को डिपेंड कर सके ट्रेड सस्टेनेबिलिटी के लिए। ठीक है, सो वर्किंग ग्रुप ऑन रिजिलियंट ट्रेड किसके बीच में? इंडिया और यूएस के बीच में। किस लिए बनाया गया है? ताकि वो ट्रेड सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सकते, बायलैटरल इश्यूज को आपस में ही रिजॉल्व कर सके। ठीक है, इस स्लाइड से इतना ही टेक अवे है। यू शुड नो कि वर्किंग ग्रुप ऑन रेजिलिएंट ट्रेड किसके लिए है? इंडिया एंड यूएस। जस्ट अ मिनट। यस, सो नेक्स्ट न्यूज है कि अफ्रीका की एक कंट्री है, उसने अपने आप को इबोला वायरस से फ्री डिक्लेयर किया है। उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हमारे यहाँ जो इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ था वो खत्म हो चुका है। ये है युगांडा ने अपने आप को ये डिक्लेयर किया है कि वहां पे जो इबोला वायरस का आउटब्रेक था वो एंड हो चुका है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, 11 जनवरी 2023, जस्ट टू मेक सम सेंस ये डेट ऐड किया गया। आप याद रखेंगे कि अफ्रीका की एक कंट्री युगांडा है जिसने ये डिक्लेयर किया है कि वहां पे इबोला वायरस का आउटब्रेक खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज। कहाँ? आपसे ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे डेवलप हुई है। तो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने वर्ल्ड का पहला फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट हनी बीज बनाया है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बीपीएससी के पास और भी चीजें हैं पूछने के लिए। बेंजामिन नेतन्याहू इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। यू शुड नो कि इन्होंने
ब्राजील नहीं, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं। ये टाइपिंग एरर है। बेंजामिन नेतन्याहू ये 6th टर्म है, 6th टर्म के लिए इलेक्ट हुए हैं एज अ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? याइर लापीद को रिप्लेस किया। याद रखेंगे आप, 6th टर्म के लिए इलेक्ट हुए हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। किसको रिप्लेस करके? याइर लापीद को रिप्लेस करके। दैट्स इट। अगर इजरायली पार्लियामेंट की बात करें तो इसे नेसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। ये यूनिकैमरल हाउस होता है और इसका टर्म 4 साल का होता है। इजराइल के पार्लियामेंट को, इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। यूनिकैमरल हाउस होता है, टर्म होता है 4 इयर्स का। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बेंजामिन नेतन्याहू 6th टर्म में आए हैं। किसको रिप्लेस किया है? याइर लापीद को रिप्लेस किया है। इस स्लाइड से हमारा टेक अवे इतना ही है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है कि आसियान ने 11th मेंबर को ऑफिशियली अपने अंदर एक्सेप्ट किया है। सो वो 11th आसियान का 11th मेंबर कौन है? इस तिमोर, इसको ऑफिशियली तिमोर लेस्ते भी कहते हैं। ये आसियान का 11th मेंबर बना है। कौन है? इस तिमोर, या फिर अगर आपके ऑप्शन में इस तिमोर या फिर तिमोर लेस्ते दोनों में से कोई भी होता है तो यू विल गो विथ एनी ऑफ देम। तिमोर लेस्ते या फिर इस तिमोर इज द 11th मेंबर ऑफ आसियान। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट न्यूज है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको किसने लॉन्च किया, अनवील किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी की हाइट कितनी है? 108 फीट इसकी लंबाई है, टॉल है ये। ओके, किस मटेरियल से मिलकर बना है? ये ब्रोंज से मिलकर बना है। ये किसकी स्टैचू है? तो ये नादा प्रभु केम्पेगौड़ा की स्टैचू है। किसके? नादा प्रभु केम्पेगौड़ा की। कहाँ पे बनाई गई है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी? बेंगलुरु में बनाई है। और इसके बनाने वाले स्कल्पचर या कारीगर का क्या नाम है? राम वी सुतर। याद रखेंगे आप, राम वी सुतर। कहाँ पे लोकेटेड है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी? बेंगलुरु में। किसके स्टैचू है? नादा प्रभु केम्पेगौड़ा की। किस चीज से बनी है? ब्रोंज से बनी है। इसकी हाइट कितनी है? 108 फीट है। एंड किसने अनवील की इस स्टैचू को? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज जो कि आप देख सकते हैं कि यूके का पहला प्राइम मिनिस्टर बना है। यूके में इंडियन ओरिजिन के फर्स्ट इंडियन ओरिजिन का पर्सन है कोई जो यूके में प्राइम मिनिस्टर बना है। नाम क्या है? ऋषि सुनक। और इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया गया था? किंग चार्ल्स III के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे आप, ऋषि सुनक जो है फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर है। कहाँ के? यूके के। हु अपॉइंटेड हिम? प्रिंस किंग चार्ल्स III। और इम्पोर्टेंट ये है कि ऋषि सुनक किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। 2 बातें याद रखेंगे आप। ऋषि सुनक पहले इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। कौन अपॉइंट किया उनको? किंग चार्ल्स III ने अपॉइंट किया। और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? कंजर्वेटिव पार्टी से। नेक्स्ट न्यूज जो आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है, डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 2030 तक जो ये डिकेड है इसको बोला जाता है डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये किसने इस डिकेड को कौन लीड करेगा? तो भाई यूएनईपी इन कोलैबोरेशन विद एफएओ। यूएनईपी याद रखेंगे आप, प्लस एफएओ ये लीड करेगा इस डिकेड को। ठीक है, यूएनईपी स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड एफएओ स्टैंड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोनों यूनाइटेड नेशंस का ही ऑर्गेनाइजेशन है। सो याद, ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये 2023 ये जो रनिंग ईयर है करंट, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है उनका के द्वारा। इंडिया जो ये रिजोल्यूशन स्पॉन्सर किया जा रहा था उसमें इंडिया भी इसको लीड कर रहा था। और बाकी भी हमारे नेबरिंग कंट्री जैसे नेपाल, बांग्लादेश हो गया, रसिया हो गया, उससे आगे चले तो केन्या, ये सारे कंट्रीज थे। आप याद रखेंगे कि इंडिया वन ऑफ द मेंबर्स था टू प्रपोज द रिजोल्यूशन एंड इसको 70 से अधिक देशों द्वारा सपोर्ट मिला। इम्पोर्टेंट ये है कि ये साल 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। इसके बाद आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस पॉइंट्स है
ये पुरानी खबर है, जस्ट टू रन थ्रू देम, कि हाँ आपके कान में एक बार पड़ जाए। अगर बीपीएससी ने कुछ पुराना पूछा तो पूछा, आप इसको इंटायरली स्किप भी कर सकते हैं। वन लाइनर्स है, जैसे कि आई फेमिलिया क्या है। आई फेमिलिया क्या है? एक ग्लोबल डेटाबेस है, किसके लिए? मिसिंग पर्संस को आइडेंटिफाई करेंगे उनके फैमिली के डीएनए के थ्रू। आई फेमिलिया को लॉन्च किसने किया है? इंटरपोल ने किया है। किस लिए? ये मिसिंग पर्सन को आइडेंटिफाई करना है फैमिली डीएनए के थ्रू। ऑकूस क्या है? ऑकूस जो है एक ट्राइलेटरल मिलिट्री, देखिए ये आपका टाइपिंग एरर है। ऑकूस जो है एक ट्राइलेटरल मिलिट्री एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप बिटवीन यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। याद रखेंगे आप, इसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है वो ट्रांसफर की जा रही है यूएस से ऑस्ट्रेलिया को। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स बैंक का नया मेंबर कौन है, आपको पता होना चाहिए इजिप्ट इज अ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स बैंक। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का न्यूएस्ट रिपब्लिक कौन है, देन यू विल आंसर बारबाडोस। बारबाडोस जो है वर्ल्ड का न्यूएस्ट रिपब्लिक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट कौन है, देन दुबई विल बी योर आंसर। दुबई जो है वर्ल्ड का पहला पेपरलेस गवर्नमेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा पिलर ऑफ शेम कहाँ पे लोकेटेड है, इसका डिमोलिशन हुआ था और इसकी वजह से काफी प्रोटेस्ट हुए थे, तो आप बस याद रखेंगे पिलर ऑफ शेम जो है हांगकांग में लोकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडोनेशिया ने अपना न्यू कैपिटल, जो इसका एग्जिस्टिंग कैपिटल था जकार्ता, वहां से अपने पॉलिटिकल कैपिटल को शिफ्ट किया है, कहाँ पे किया है? तो नुसानतारा ये इस कालीमंतान में है। ये नुसानतारा इंडोनेशिया का नया कैपिटल होगा। इसके बाद बात करें तो जो रसिया यूक्रेन वार हो रहा है, अभी भी चल भी रहा है, इसमें यूएस ने मेडिएशन करने के लिए रसिया से बात करने की कोशिश की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रसिया यूएस डायलॉग ऑन यूक्रेन वार कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे रसिया और यूएस की बात हुई थी यूक्रेन वार से रिलेटेड? जेनेवा में हुई थी, याद रखेंगे आप। एक और इंपॉर्टेंट टर्म याद रखेंगे कि रेयर अर्थ्स एक्ट, ये किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये यूएस से रिलेटेड है। रेयर अर्थ्स एक्ट किससे रिलेटेड है? यूएस से रिलेटेड है। मुझे नहीं लगता कि इससे बियॉन्ड हमें जाने की आवश्यकता है, हमने ऑलरेडी बहुत सारे खबर को कवर कर लिया है। पीछे के तो मिसलेनियस वो काइंड ऑफ रैपिड फायर इसलिए लाया गया है सो दैट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर बीपीएससी पुराने भी पूछते तो आपके लिए उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। इसके बाद ये वीडियो अभी तो लाइव होगा, इसके बाद शाम तक मैं ये हमारे मैथ्स की कोशिश करूंगी कि एक वीडियो तो आज जाएगा ही मैथ्स का, और मैथ्स को हम दो क्लास करके अभी कवर करेंगे और करंट अफेयर्स भी कर लेंगे। यस, मैं थोड़ा सा डिले हूँ मेरे पार्ट पे, बट आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू मैनेज, और मैं उनको यहाँ पे एज एक्सक्यूज नहीं साइड कर सकती। सो चाहे कैसे भी, इफ आई हैव टू compromise on my sleep, I'll do that. If I have to compromise on my health, I'll also do that. But yours classes will, आपका 29 तक सारे क्लासेस आ जाएंगे। जितनी चीजों की मैंने बात की थी वो सारे क्लासेस आ जाएंगे। आप बस पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, नए कंटेंट से बचिए, चाहे वो पीएससी नट्स पे ही क्यों आता हो, जो पढ़ा है वही पढ़िए। इस बार आर्टिफिशियल सुपरफिशियल नॉलेज जो है वो काम नहीं करेगा। 2 कट ऑफ नीचे जाएगा, बार बार कह रही हूँ कट ऑफ नीचे जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज एप्लीकेशन जो है वो हर साल के तुलना में कम है। निगेटिव मार्किंग है अच्छी खासी, मतलब 1/3 निगेटिव मार्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग निगेटिव मार्किंग मानी जाती है, और हमें नहीं पता कि बीपीएससी किस डायरेक्शन में जाएगा। हम सिर्फ वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, वी जस्ट अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए। तो आप अपने आप को ये यकीन दिलाते रहिए कि एग्जाम विल बी अनसर्टेन, पेपर डिफिकल्ट ही आएगा। यू जस्ट हैव टू वहाँ पे रिलैक्स होके, बैलेंस्ड रख के, 2 घंटे अपने आप को शांत रख के और पेपर के थ्रू अपने आप को जस्ट नेविगेट करना है, और अगर आप ये कर गए तो यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू वेरी मच।